राम राम भारतवासियों। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष गुजर चुके हैं और हम लोग भारत की स्वतंत्रता का 76वां स्वतंत्रता दिवस ही मना चुके हैं। और हम लोगों ने इस बीच में भारत को बदलते देखा है। आज के समय में अगर देखा जाए तो जो 1947 के समय छोटे बच्चे थे वो आज बूढ़े हो चुके हैं। अगर उनके जीवन की कहानियाँ अगर सुनी होंगी तो उसके हिसाब से भारत बहुत विकसित हुआ है। भारत आज के समय में एक सुविधा संपन्न राष्ट्र। हाँ, मैं राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। देश की बात करूँ तो देश का तो विनाश हो गया है। देश शब्द और राष्ट्र शब्द में अंतर होता है। तो भारत देश विकसित नहीं हुआ, उसका विनाश हो गया। क्योंकि देश का मतलब क्या होता है? वह भूभाग जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के लोग और वहाँ की संस्कृति वाले लोग। परंतु कहीं ना कहीं हम इस मामले में पिछड़ गए। हमारी संस्कृति का निरंतर पतन हुआ है। लेकिन राष्ट्र के रूप में हम ज़्यादा विकसित हुए। राष्ट्र से ज़्यादा कहें तो राज्य के रूप में विकसित हुए। हमारे यहाँ सुविधाओं का अंबार हुआ है। संचार के साधनों का खूब विकास हुआ है और यह विकास ही हमारे देश को क्षति पहुंचा रहा है। हमारी संस्कृति को क्षति पहुंची है। हमारी ग्रामीण संस्कृति तो समाप्त हो गई। मैं इसका रोना नहीं होगा। ज़्यादातर लोग खुश हैं इस देश में। सबकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आज के समय में कोई भी अपने को निर्धन नहीं मानता, सबके सब धनी। यद्यपि अगर पत्रकारों की बात की जाए, मीडिया में बात की जाए तो सब लोग रोना रोते हैं। महंगाई बहुत है, गरीबी बहुत बढ़ गई है। परंतु मैं उल्टी बातें कर रहा हूँ। गरीबी कहाँ है? सब व्यक्ति उन साधनों का उपयोग कर रहा है जो भारत की स्वतंत्रता के समय केवल और केवल कुछ लोगों के पास थी। धन का उपयोग सभी नहीं कर सकते थे। लोग पैदल यात्रा करते थे और आज तो सबके पास अपनी दोपहिया वाहन तो कम से कम जरूर हो गई है। संचार के साधन जो उस समय थे, रेडियो या ट्रांजिस्टर, लाख में एक व्यक्ति के पास होता था, बहुत कम था। भारत की स्वतंत्रता के समय बहुत कम रेडियो ट्रांजिस्टर थे लोगों का। आज सबके पास मोबाइल टेलीफोन है। विकास हुआ है ना देश का। भारत के लोग बहुत विकसित हुए हैं। आज कोई गरीब नहीं दिखता, सब सौदेबाजी करते हैं। पहले गरीब जो था वह सिर झुका करके जीता था। गरीबी भी एक परिभाषित चीज होती है। गरीब जो होता था वो हमेशा विनम्र होता था। अगर हम उस समय की कहानियों में भी देखें, बहुत सारे लोग उस जिंदगी को जी चुके होंगे जो मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे या होंगे देख रहे होंगे। वो लोग ऐसे भी होंगे जो उस दौर को जिए होंगे। गरीबी क्या चीज़ होती है मैं भी सुनता हूँ। मेरी आयु के हिसाब से तो मैं उतना बूढ़ा और पुराना व्यक्ति नहीं समझे, लेकिन कुछ लोग सुनाते हैं गांव के किस्से। मैं भी गांव में किस्से सुनाते थे। लोग अनाज भी कर्ज लिया करते थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद यही स्थिति थी। तो आज गरीबों की चर्चा नहीं। गरीबी की समस्या का समाधान हुआ है। आज भारत में कोई गरीब नहीं। गरीब जो स्वयं को कहता है वह ढोंग कर रहा है। गरीब है। गरीबी क्या होती है? सबके पास अनाज नहीं था, पूरे शरीर पर वस्त्र नहीं हुआ करते थे, वह थी गरीब। आज सबके पास तो वस्त्र, साज सज्जा और मनोरंजन के इतने संसाधन हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक शाही जीवन जीता है।
प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जो है लगता है शाही जीवन है। शाही जीवन, धनाढ्य व्यक्ति, उस समय का कोई भी व्यक्ति जो धनवान भी होता है, आज के निर्धन व्यक्ति से भी निचले स्तर पर जी रहा था। नीचे समाज में धनाढ्य व्यक्ति माना जाता था, वह भी आज के एक गरीब की अपेक्षा कम से कम संसाधनों का उपयोग करता था। उस समय भारत की मुद्रा का मान डॉलर से 2 गुना होता था, भारत जब स्वतंत्र हुआ था। परंतु आज डॉलर से कितना नीचे गिर गया है रुपया, इसका आंकड़ा लगाना ही कठिन हो रहा है ना। हर रोज आंकड़े बदल रहे हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 1 रुपया बराबर $2 था। ऐसा नहीं कि आंकड़े फर्जी हो जाए और डॉलर की स्थिति खराब थी, इसलिए उस समय भी डॉलर मानक मुद्रा थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही भारत स्वतंत्र हो गया था 2 ही साल में। इसलिए आर्थिक मंदी के दौर से अमेरिका गुजरा था, फिर भी भारत की मुद्रा अपेक्षाकृत अधिक मजबूत थी। हमारे यहाँ ज़्यादा बुद्धिमान लोग और बुद्धिजीवी लोग जब व्याख्याएं करते हैं भारत में मुद्रा का मान गिर रहा है, भारत की इज्जत उतर रही है, ये सोच नहीं पाते कि भारत में विकास भी तो हुआ है। पूंजीवादी विकास में ये तो होना ही था। हर व्यक्ति पूंजीवादी है, सबको चाहिए अधिक से अधिक पैसा। अगर अधिक से अधिक पैसा चाहिए तो फिर विषमता को लानी होगी। अगर आपको अधिक धन चाहिए तो किसी को कम धन चाहिए, तभी आपके धन का महत्व है। लेकिन सबको बराबर का धन है तो आपके धन का महत्व नहीं है। तो मुद्रा अवमूल्यन तो होता है। बहुत सारे अर्थशास्त्री भी, यूट्यूब पर भी मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे अर्थशास्त्री के विश्लेषण करते हैं, परंतु इस बात पर विश्लेषण नहीं करते कि भारत विकसित हुआ है। आज लोकतंत्र ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। समानता, पहले तो उसने राजनीतिक समानता सबको दी, सबको 1 वोट का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति यह समझता है कि मैं किसी से कम नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं शासक। जब मेरे ऊपर कोई शासक नहीं तो राजनीतिक समानता स्थापित हो गई। लोकतंत्र का जो पहला लक्ष्य होता है राजनीतिक समानता, वह तो उसने प्राप्त कर लिया है। दूसरा है आर्थिक समानता का दौर। आज के समय में आर्थिक समानता बिल्कुल स्थापित हो गई है। समाज को हम पूरे भारत की तुलना में अगर खड़ा करेंगे किसी एक छोटे से समाज को, तो निश्चय ही आर्थिक विषमता दिखेगी। परंतु अगर अपने आसपास में आप जिस आर्थिक स्थिति में जी रहे हैं और जिस समाज में जी रहे हैं आसपास देखें, तो आपको लगेगा कि आर्थिक रूप से सभी लोग आपसे ज़्यादा समृद्ध हैं या फिर आपके समकक्ष हैं। यह मानवीय प्रवृत्ति की बात है कि जन्म में ईर्ष्या होती है लोगों को। परंतु अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो आर्थिक समानता स्थापित हो चुकी है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपने को निर्धन न दिखाता है न है। निर्धनता होती क्या चीज़ है यह लोग भूल चुके हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास भी अच्छा सा मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न, संचार के सारे संसाधन हैं। ये विलासिता की सामग्री सबके पास है, अर्थात सबको भौतिक समानता का भी आभास होता है और यह लोकतंत्र ने दिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र के ज़माने से पहले सामंतवाद के ज़माने में क्या सबके पास ये हो सकता था? जो एक जमींदार के पास संसाधन होते वही क्या एक मजदूर के पास संसाधन हो सकते थे? कभी नहीं। अब जब ये समानता आ चुकी है तो फिर मुद्रा अवमूल्यन का होना नहीं होना चाहिए। तो आज मैं इस वार्ता का मुख्य बिंदु रखा हूँ आर्थिक समानता और मुद्रा अवमूल्यन। अगर सभी लोग के पास एक समान धन हो जाएगा तो धन का महत्व घट जाएगा और धन का महत्व घटेगा
तो महंगाई बढ़ेगी। अगर आपको धन की जगह किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत होगी तो आपको अधिक से अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। एक मजदूर के पास भी, जिसे मजदूर व्यवहारिक शब्द मैं कह रहा हूँ अभी मजदूर, लेकिन आज के समय में कोई भी अपने को मजदूर बनाना चाहता है क्या? सबके पास धन है, तो मजदूरी कोई करेगा ही क्यों? जब सबके पास धन है तो कोई मजदूरी नहीं करेगा। सबके पास धन है, मजदूरी कोई क्यों करता है? अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है, इसलिए वह दूसरे व्यक्ति के यहाँ सेवा प्रदान करता है, श्रम प्रदान करता है, जिसके बदले में उसे धन मिलता है। परंतु जब सबके पास धन हो तो वह सेवा दूसरे को क्यों करेगा? उसको अधिक धन की जरूरत ही क्या रह जाएगी? यह सामान्य सी सोच है कि एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। मैं अर्थव्यवस्था की इस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण मुद्रा अवमूल्यन की व्याख्या कर रहा हूँ। मुद्रा का मान गिर क्यों गया है? जब एक शारीरिक श्रम करने वाले को भी उतना ही धन चाहिए जितना एक मानसिक श्रम करने वाले को चाहिए। जब एक ने धन भी लगाया है, शारीरिक श्रम भी किया है और मस्तिष्क का भी श्रम किया है, अर्थात शिक्षा भी ग्रहण की है, जब तीन चीजें उसके पास हैं, फिर भी उसका आर्थिक सम्मान, वैल्यू, आर्थिक मूल्य उतना ही है जितना कि केवल और केवल शारीरिक श्रम करने वाले का है। तो यह आर्थिक समानता तो स्थापित कर देता है, परंतु इस आर्थिक समानता के कारण आर्थिक यानी मुद्रा अवमूल्यन हो जाता है। अगर आर्थिक समानता होगी तो मुद्रा का मान गिरेगा, क्योंकि मुद्रा की जरूरत है ही नहीं किसी को। तो ये सामान्य दृष्टि से आर्थिक असंतुलन का कारण है और मुद्रा अवमूल्यन का कारण है। इसके लिए कोई भी नेता या सरकार दोषी नहीं है। यद्यपि राजनीति करने वाले लोग सदैव विपक्षी पार्टियां जो होती हैं सत्तासीन पार्टी का विरोध करती हैं। मैं सत्तासीन पार्टी का समर्थन करता हुआ यहाँ पर प्रतीत हो जाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के बाद अगर आंकड़ों का मूल्यांकन करें तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि निरंतर मजदूरी दर बढ़ी है और मजदूरी दर बढ़ी है और महंगाई भी बढ़ी है। भारत जब से स्वतंत्र हुआ तब से निरंतर महंगाई बढ़ी है। अगर 80 और 90 के दशक के लोकतांत्रिक चुनावों में जो स्लोगन दिए जाते थे, नारे दिए जाते थे, महंगाई की मार है, बहुत भ्रष्ट सरकार है, लूट को आज कुचल देंगे, यह सरकार बदल देंगे, ये जनता दल पार्टी वाले, तब हम बच्चे हुआ करते थे। बच्चे 90 के दशक में भी मैं बच्चा ही था, लेकिन हाँ ये सब नारे में सुनता रहता था। छोटा सा बच्चा, परिवार में लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि में सक्रिय थे, तो मैं देखता था ये सब स्लोगन बनाया जाता था और ये बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर नहीं हो पाए, लेकिन ये नारा उस समय दिया जाता था। तो महंगाई की मार है, बहुत भ्रष्ट सरकार है, उस समय भी चलता था। 90 के दशक के गुजरने के बाद तो चुनावों को, अपने विद्यार्थी जीवन में चुनावों को झेलने की आदत हो गई। उस समय भी महंगाई मुद्दा हुआ करती थी। 2014 के चुनाव में मैं सक्रिय सहभागिता निभा चुका व्यक्ति, तो उस समय भी महंगाई का रोना विपक्ष में रहने वाली पार्टियों ने खूब रोया। आज वो सत्ता में है और आज भी महंगाई का रोना पुनः विपक्षी पार्टियां अपना ही रही, क्योंकि ये महंगाई कभी कम होती ही नहीं, होगी भी कैसे? प्रत्येक दिन मजदूरी दर बढ़ जाती है, इस पर कोई भी पत्रकार, तो इसलिए आज की वार्ता मैं यहाँ समाप्त करूँगा। आप लोग इस वार्ता को सुने हैं तो आप इस पर विचार अवश्य करेंगे कि महंगाई क्यों बढ़ी, और सरकारों की आलोचना की जगह आत्ममूल्यांकन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारा आर्थिक विकास हुआ है तो आर्थिक समानता होने के कारण मुद्रा अवमूल्यन होगा ही, महंगाई बढ़ेगी। आर्थिक रूप से समान हो गए हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी।
कोई किसी का मजदूर नहीं है, सबके पास धन है, तो मजदूरी करेगा ही नहीं। अगर मजदूरी किसी से करवानी है, क्योंकि अकेले तो सब काम कर नहीं सकता कोई व्यक्ति, जीवन यापन के लिए शारीरिक शक्ति की भी एक सीमा है और सभी एक व्यक्ति कार्य नहीं कर सकते, इसलिए उसको मजदूर तो रखना पड़ेगा, किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और सहयोग करने के लिए वो सहयोगी श्रमिक के रूप में चाहिए, मजदूर के रूप में चाहिए। तो जब दोनों की आर्थिक समानता है, राजनीतिक समानता है, तो बेगार तो करवा नहीं सकते, क्योंकि राजनीतिक समानता है, आप श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी आपके बराबर का है, तो उसे दबाव डाल करके काम नहीं करवा सकते। ये लोकतंत्र की सिद्धांत के विपरीत होगा, संविधान के विरुद्ध होगा कि आप किसी को अपनी शारीरिक बल से किसी को दबा के कहें कि मेरा काम करे। शारीरिक रूप से आप किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकते, मानसिक रूप से क्षति पहुंचाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। अब शिक्षित है तो दूसरा अनपढ़ को आपकी शिक्षा से कोई मतलब क्या है? आपको जरूरत है उसके शारीरिक श्रम की, उसे तो आपकी शिक्षा की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शिक्षा का तो महत्व बिल्कुल नहीं रह गया है। शिक्षित तो सब है, पढ़ा हुआ सब है, और शिक्षित लोगों की वैल्यू गिर गई है, सस्ते में काम हो जाता है। शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ गई है, अशिक्षित की संख्या कम है। तो शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ जाने के कारण भी शिक्षा का महत्व भी समाप्त हो गया, शारीरिक बल का भी महत्व समाप्त हो गया। तो केवल और केवल मुद्रा का महत्व है, और मुद्रा का महत्व है, और मुद्रा भी सबके पास है। तो ऐसे में आपको अतिरिक्त मुद्रा देनी पड़ेगी, जो उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से आपकी आर्थिक स्थिति ऊंची रखनी होगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ऊंची नहीं है तो कोई आपके यहाँ काम क्यों करेगा आपका? आपको भी उतनी ही कमाई है जितना सामने वाले जिससे आप मजदूरी की अपेक्षा करते हैं, जो शारीरिक श्रम देने में सामर्थ्य है, वह तभी आपको शारीरिक सहयोग करेगा जब आप उसे आर्थिक रूप से उतना सहयोग करें जितना कि आपके पास आर्थिक क्षमता नहीं, उससे ज़्यादा देंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से दोनों बराबर हैं। तो आपको अतिरिक्त ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसे में ही हो जाती है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या अर्थात महंगाई, और महंगाई होगी तो मुद्रा अवमूल्यन होगा, रुपया का वैल्यू गिर गया। जब सबके पास बराबर रुपया है तो मुद्रा का अवमूल्यन होगा। यह है आंतरिक अर्थव्यवस्था के चरमराने का सिद्धांत। देखिएगा कोई अर्थशास्त्र में भी अर्थशास्त्री ने ऐसा लिखा है? जी हाँ, अगर आप अर्थशास्त्र को पढ़ें तो मुद्रास्फीति का मुख्य कारण होती है महंगाई, और महंगाई का कारण होता है पारिश्रमिक का बढ़ना। जिसको किसी वस्तु का, महंगाई का मतलब ही होता है इसका मूल्य बढ़ना, श्रम का मूल्य बढ़ना, जिसे पारिश्रमिक का बढ़ना कहते हैं, मजदूरी का बढ़ना। साधारण भाषा में हर चीज की महंगाई बढ़ी है, मजदूरी की महंगाई बढ़ी, संसाधनों की महंगाई बढ़ी, तो मुद्रा अवमूल्यन होगा। तो